गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लेट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कुछ व्यस्तताओं के कारण कुछ फंक्शन पड़े थे घर में, इसकी वजह से मैं क्लास 2 दिन नहीं ले पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आज मैं पुनः 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो है अपनी करंट बम श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। 15 बढ़िया क्वेश्चन आपको, और इनमें से जो 2 दिन का आपका गैप है उसमें से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, उस पर भी एक बढ़िया नज़र डालेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह होगी एक अच्छे विचार के साथ। सभी लोग लाइव आ जाइए खटाखट, जितना जल्दी हो सके, और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आज का सुविचार देखिए क्या कहता है आपका। जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करते समय सिर्फ यही सोच रखनी चाहिए, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। यदि आपको लक्ष्य का आपके रास्ता मिल गया तब तो ठीक बात है, अगर रास्ता नहीं भी है तो आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप अपना रास्ता क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक, हर व्यक्ति जिसको सफल होना है अपने जीवन में संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में उसको या तो रास्ता मिल जाता है या तो अपनी इतनी मेहनत कर देता है क्योंकि नए रास्ते बना लेता है। जैसे हम लोग को कहीं पर भी आना जाना होगा तो या तो हम पुराने रास्ते पे चलेंगे, वो मिल जाएगा हमें, या अगर हमें किसी मार्ग में बाधा है तो हम एक नया रास्ता बना देंगे। और यही संघर्ष करने वालों की सच्चाई है। यदि आपके पास संघर्ष और मेहनत का जज्बा है तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। तो इसका सारांश यही है कि अगर रास्ता मिल गया संघर्ष करते समय ठीक है, नहीं तो आप रास्ता खुद बनाएंगे। फाइनली आपको सफल होना ही है। बहुत ही उत्तम विचार, सभी लोग अपने जीवन में इस विचार को उतारने का प्रयास करें। बढ़ते हैं आज के पहले करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। खड़ा आंसर भेजिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, नामीबिया। ठीक, महिला आईसीसी महिला, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला, इमर्जिंग मतलब उभरती हुई, उभरते हुए, इमर्जिंग मतलब उभरते हुए, उभरते हुए, नेशंस मतलब देश। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे नज़र डाला करिए और क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए कि कैसे हमको आंसर निकालना है। ट्रॉफी का पहला संस्करण, देखिए पहला लग गया तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला जब भी शब्द लगेगा वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा, मतलब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, विश्व की सबसे धनी खेल संस्थाओं में से एक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो पूरे विश्व में क्रिकेट का प्रचार प्रसार, क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताओं को करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक, यह आईसीसी, इस आईसीसी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? दुबई। मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। मुख्यालय दुबई में है। ठीक, यह आईसीसी एक ऐसा टूर्नामेंट करा रहा है जिसमें उभरते हुए देश शामिल होंगे जो भी क्रिकेट का काखा गाघा सीख रहे हैं, और उनके लिए एक ट्रॉफी जो है आयोजित की जाएगी, और वो ट्रॉफी रिलेटेड होगी किससे? महिला से। महिलाओं से ही क्यों भाई? महिलाओं, पुरुषों का आप क्यों नहीं कर रहे हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी आपका हुआ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है, आईसीसी महिला विश्व कप है। यह विश्व कप इतना लोकप्रिय हुआ जितना कभी आज तक कोई भी महिला विश्व कप पॉपुलर नहीं हुआ था। ठीक, और इसको आप पता है कि किसने जीता है? आपको इस विश्व कप को देखने के लिए लगभग जो दर्शकों का आंकड़ा क्रॉस किया है, वो कितने का आंकड़ा क्रॉस किया है? 50 करोड़ का। 50 करोड़ दर्शकों ने इसे देखा है, और टेलीविज़न प्रसारण में तो, और इनमें इनसे ये सीख मिली है कि अगर महिलाओं का हम कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजित करेंगे तो हो सकता है महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 20 नवंबर से आपका स्टार्ट है, 20 नवंबर से, और ये आपका कहाँ तक, कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है ये आपका चलेगा कहाँ पर, किस देश में? थाईलैंड में।
बैंकॉक में चल रहा है, ठीक। और इस टूर्नामेंट में, इस आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी में कुल भाग लेने वाली टीमें कितनी हैं? कुल भाग लेने वाली टीमें हैं आपकी 8 हैं। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको ये बताना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये इसमें एक इंडेक्स है यूनिवर्सिटीज़ का, एक रैंक प्रदान करने की एक टेबल है, जिसमें शीर्षक क्या है? सस्टेनेबिलिटी 2026। ठीक, ये है आपका किससे रिलेटेड है? विकास से। विकास, और विकास उस यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है क्या? सतत विकास। ठीक, और ये रैंकिंग जारी की गई है किसके लिए? 2026 को ध्यान में रखते हुए। ठीक, और इस रैंकिंग को जारी करने वाली जो फर्म है, जो कंपनी है, वो है QS। उसका नाम क्या है? QS है। और ये आपकी जो ये रैंकिंग है जो उच्च शिक्षा, ये किससे रिलेटेड है? ये ध्यान रखिएगा, किससे रिलेटेड है? उच्च शिक्षा से रिलेटेड ये रैंकिंग है। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, पूरे विश्व में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी हायर एजुकेशन की हैं, कुछ नॉर्मल एजुकेशन की हैं। तो ये रैंकिंग जो जारी की गई है, ये आपकी हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा वाली रैंकिंग है। और इसको कराने वाला जो फर्म है, जो कंपनी है, वो QS, इसलिए कहा जाता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। और इसका शीर्षक है सस्टेनेबिलिटी 2026। और इसमें पूछा है कि भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इन तीनों में से कौन सी IIT ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रैंकिंग में नंबर 1 पूरे विश्व में क्या? ये लगभग कितने यूनिवर्सिटीज़ का? विश्व की लगभग 2000 विश्वविद्यालयों का, विश्व के लगभग 2000 विश्वविद्यालयों की ये रैंकिंग है, विश्वविद्यालयों की ये रैंकिंग है। ठीक, जिसमें IIT दिल्ली को 205वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 205वां। ठीक, पिछले साल 175 पे थी, तो इसकी रैंक जो है घटी। और ये पूरे विश्व में किस स्थान पे आई है? 205 पे। तो लेकिन भारत में ये शीर्ष है। भारत में क्या है? ये शीर्ष स्थान है। भारत का ये ऐसा भारत का प्रथम जो है इस तालिका का विश्वविद्यालय है, और लेकिन जिसकी रैंक है आपकी 205। अगर बात करें पूरे विश्व में नंबर 1 कौन सी है, तो नंबर 1 आपकी जो है वो है आपकी लुंड यूनिवर्सिटी, स्वीडन की है। और इसने पूरे विश्व में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी हमारे तकनीकी शिक्षा संस्थान अन्य देशों की अपेक्षा जो है काफ़ी पीछे हैं। इनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका IIT दिल्ली। ठीक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में इसकी रैंक है 205। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक कहां पर हुई? ठीक, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक कहां हुई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये शासनाध्यक्षों की परिषद अलग है। ठीक है, इसकी बैठक पूछ रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ठीक, इस संगठन में आपका भारत, रूस,
चीन, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। ये इतने देश हैं इस संगठन में, ये इतने देश हैं इस संगठन में। अगर इस पर नज़र बनाई जाए, अगर इस पर नज़र बनाई जाए इन देशों पर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया से बिलोंग करता हुआ संगठन है। ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कह सकते हैं मध्य एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये एक बहुत मजबूत संगठन है, यह एक बहुत मजबूत संगठन है। और इस संगठन की स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। और इसका पेकिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो अब देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ, देखिए एक ऐसा मंच है जिसमें आपके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी एक साथ हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन और रसिया को भी आप कह सकते हैं। और ये जितने भी आपने तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये रसिया से अलग हुए देश है। पहले इसे USSR कहा जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसी से ये अलग हुए देश हैं। तो आपस में विरोधाभास है। देखिए बड़ी बात है, ये आपस में विरोधाभास वाले देश हैं, लेकिन ये एक साथ क्यों इकट्ठे हैं? तो भैया पैसा। तो ये एक आर्थिक मंच है, एक ये आर्थिक संगठन है। ठीक, ये आर्थिक संगठन है जिसका सबसे बड़ा टारगेट जो होता है, जिसका जो सबसे SCO जो है, अगर आप मान सकते हैं, तो एक आर्थिक मंच है, आर्थिक मंच है। ठीक, और आर्थिक मंच है तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, इस संगठन में किस चीज़ को फोकस किया जाएगा? अर्थव्यवस्था को। अगर आप कहें कि आधे से ज़्यादा आबादी पूरे विश्व की अगर किस संगठन में है, तो आपकी इसी में है। और इसमें रूस, चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हुई हैं। ठीक, इस संगठन में। और इसकी जो बैठक शासनाध्यक्षों की परिषद की, ये ध्यान रखिएगा, शासनाध्यक्षों मतलब इस देश के चीफ की एक अलग काउंसिल है, इन देशों के चीफ की। और इसकी जो बैठक आयोजित हुई थी कहाँ पर? मॉस्को, रूस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, चलो भैया पुरुषों के नाम पे एक दिवस आपको मिला, इसी नवंबर में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? 17 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर। ठीक, इस पुरुष दिवस को मनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक, जैसे महिलाओं के लिए महिला दिवस है, वैसे पुरुषों के लिए पुरुष दिवस है। ठीक है, पुरुषों के त्याग आप कह सकते हैं, पुरुषों के त्याग, समर्पण, ठीक, मेहनत को यह समर्पित दिन है। पुरुषों के त्याग, समर्पण, मेहनत को यह समर्पित दिन है। ठीक, जो समाज में पुरुषों की भूमिका को सम्मानित करता है। ठीक, इस दिवस को मनाने का एक ये फंडा है, सम्मानित करता है। ठीक, अब आते हैं डेट की। भैया खटाखट आंसर दीजिएगा। तो इसका जो डेट है वो है आपकी 19 नवंबर। ये कौन सी डेट है आपकी? 19 नवंबर। प्रतिवर्ष हम लोग 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के नाम से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश, शेफाली वर्मा, गुरचरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपसे यह पूछा गया है कि किसे यूनिसेफ इंडिया क्या है? यूनिसेफ इंडिया मतलब हुआ, ये ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ की ब्रांच, यूनिसेफ की भारतीय शाखा। क्या कह सकते हैं? यूनिसेफ की भारतीय शाखा।
ठीक, जिस नाम से जानी जाती है उसे कहते हैं क्या, यूनिसेफ इंडिया। ठीक, यूनिसेफ के बारे में आप जानते रहिएगा, यूनाइटेड नेशन, UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये आपका, इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है मुख्यालय। ठीक, तो ये करता क्या है संगठन, देखिए नाम लिखा है आगे यूएन। मैंने हमेशा कहा है कि जब यूएन जो है विश्व का ये सबसे बड़ा संगठन है जो अपनी अलग अलग शाखाओं के माध्यम से अलग अलग चीज़ों के पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, जिसमें बच्चों की आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता या बच्चों के शोषण से बचाव के लिए, बच्चों की मदद के लिए जो उसकी जो ब्रांच है वो आपकी कौन सी है, यूनिसेफ है, जो बच्चों के हित के लिए काम करती है। ठीक, ये अपने अलग अलग देशों में अपनी अपनी अलग अलग ब्रांच खोली है, जिसमें आपका भारत की जो शाखा है वो किस नाम से जानी जाती है, यूनिसेफ इंडिया। ये यूनिसेफ इंडिया अपनी गतिविधियों को भारत में चलाने के लिए, ठीक, इनमें से किसी एक व्यक्ति को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, उसी को पूछा जा रहा है। और उसमें जो आपका राइट आंसर है उसका नाम है कीर्ति सुरेश। क्या नाम है, कीर्ति सुरेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति सुरेश। जो लोग पिक्चर देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो एक महिला, एक लेडीज बहुत फेमस है जो हमेशा अपनी मूवी में लड़ेगी, किसके लिए, महिला अधिकारों के लिए। ठीक, हमेशा एक बागी की तरह इनका कैरेक्टर रहता है, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली फिल्मों पर। ठीक है, और समाज की बुराइयों पर भी इन्होंने फिल्में बनाई हैं। समाज की बुराइयों पर इन्होंने महिला अधिकारों के लिए फिल्म में काम किया है। ठीक, समाज की बुराइयों को दूर करने वाली फिल्म में काम किया है। ठीक, तो इनका जो प्रमुख कैरेक्टर है, इनका जो प्रमुख किरदार है, वो हमेशा समाज की बुराइयों के प्रति, या हमेशा कह सकते हैं कि इनकी जो भूमिका रहती है वो एक बागी की रहती है, जो मुख्य धारा से विपरीत चलती है। तो इनको यूनिसेफ इंडिया ने जो है अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है, और ये पूरे भारत में आपका महिला बाल अधिकारों के लिए काम करेंगी, बाल अधिकारों के लिए जागरूकता लाएंगी और बाल अधिकारों का संरक्षण करेंगी। और इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कीर्ति सुरेश। ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति सुरेश। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक दिवस का बीच में गैप हो गया था, इसलिए मैंने दिवस के 2 क्वेश्चन डाले हैं। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर। देखिए 19 नवंबर तो आपको पता लग गया है, पुरुष दिवस है। ठीक, लेकिन देखिए बाल दिवस है ना, तो भारतीय बाल दिवस, हम लोग भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो 14 नवंबर को, लेकिन हम लोग जो विश्व स्तर पर मनाते हैं विश्व बाल दिवस, उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपकी कौन सी नवंबर है? 20 नवंबर को हम लोग ये दिवस मनाते हैं। ठीक, ये दिवस आपका मुख्य रूप से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित है। और मैंने अभी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वह शाखा जो बच्चों के हितों पर काम करती है, वो कौन सी शाखा है आपकी? यूनिसेफ। तो ये जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है, वो जो है यूएन द्वारा निर्धारित है, और यूएन की शाखा यूनिसेफ के द्वारा निर्धारित है। और पूरे विश्व में इस दिन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता लाई जाती है, बाल अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए वकालत की जाती है, सेमिनार होते हैं जगह जगह जो है, और इससे बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता समाज में फैलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाल दिवस। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंबन
2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। ठीक, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। ठीक, तो पहले इसको जान लीजिए ये है क्या। ठीक, स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी, इसका मतलब क्या हुआ कि वह सम्मेलन जिसमें आधुनिकता पर बात की जाएगी। नवाचार मतलब नए आचार विचार, आधुनिकता पर विचार विमर्श होगा। ठीक, आधुनिकता मतलब पहनावा ही नहीं होता है, आधुनिकता मतलब हर एक चीज में आधुनिकता, यहाँ तक कि सोच में आधुनिकता। ठीक, तो इस पर एक सम्मेलन होने जा रहा है, वो स्वावलंबन 2025 के नाम से, और ये जो है आपके कंडक्ट करा रही है कौन सी सेना, आपकी भारतीय नौसेना इस जो है सम्मेलन को कराने जा रही है। और ये सम्मेलन आयोजित होगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में, और उसका नाम है स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। सारे पीडीएफ मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं उसी पे भेजता हूँ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल बैचलेट, सैफाली वर्मा, गुरचरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके नाम पे है? इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, शांति पुरस्कार है। आप इसको कह सकते हैं भारत का शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को देने वाला। ठीक, तो आपके भारतीय तो नहीं होंगे, तो इससे आप जान गए कि आप इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, मिशेल बैचलेट। ठीक, और इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है किसके द्वारा? सोनिया गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? सोनिया गांधी जी के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। ठीक, और इस पुरस्कार की मिशेल बैचलेट हैं कौन? ये है चिली। मिशेल बैचलेट चिली की राष्ट्रपति हैं। ठीक, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राष्ट्रपति हैं, और ये उस देश की, चिली की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। अगर ये पहली बार कोई काम कर रही हैं इसका मतलब ये बहुत ही संघर्षशील औरत हैं। ठीक, और इन्होंने पूरी लाइफ किसके लिए लड़ा है? ठीक है, नारी अधिकार के लिए, महिला अधिकार के लिए, नारी अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक, इन्होंने नारी संरक्षण पे भी बहुत काम किया है, और बाल अधिकारों के लिए, और इन्होंने जो काम किया है किस पर? बाल अधिकारों के लिए काम किया है। तो इस वजह से इनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, और इनको जो है इस वर्ष जो है हम लोगों ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशेल बैचलेट। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहा करिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, बड़ी मेहनत से इस पे काम किया जाता है। ठीक, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? ठीक, रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने, 8वीं बार, 10वीं बार, 9वीं बार, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, हाल ही में चुनाव हुआ कहाँ पर? बिहार में। हाल ही में चुनाव हुआ कहाँ पर? बिहार में, जिसके रिजल्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। नंबर 2 पे आपकी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, इसका नाम है। बीजेपी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी, परंतु मुख्यमंत्री बने कौन? आखिरकार नीतीश कुमार। ठीक, नीतीश कुमार महान राजनीतिज्ञों में से एक हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अपने कामों की वजह से वो जो है इस बार
पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 8वीं बार है कि 10वीं बार है कि 9वीं बार है या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रथम बार कब बने थे। प्रथम बार ये बने थे वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में तब इनकी पार्टी जेडीयू नहीं थी। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? समता पार्टी। समता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और वो वर्ष कौन सा था? 2020। इस 2020 से 2025 तक ये अब तक टोटल चौथी बार 10 बार। कितनी बार? 10वीं बार इस बार उन्होंने सीएम पद पर जो है इनको नियुक्ति मिली है। सोचिए कितने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो रिकॉर्ड 10वीं बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और बिहार में जो है एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं बार। चौथी बार, 10वीं बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों हम लोग की ब्रांच में कल मंगलवार, कल से उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक नई बैच लॉन्च होने जा रही है, जिसमें हम लोगों ने जो टाइमिंग निर्धारित की है इस पूरे बैच को समाप्त होने की, वो आपकी मंथ ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ है। और इसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका 1999 है और यदि आप मंथली फ़ी पेमेंट करते हैं तो 599 है। और उसकी टाइमिंग जो है वो आपकी टाइमिंग है आपकी दिन में 10:45 से। तो जितने भी लोग हो सकता है वो ज़्यादा डेमो लेने हमारी संस्था में आएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं जो हमको सीखने को मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? ठीक, आयरन के ऑक्साइड। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड। ठीक, जिससे 2 चीज़ों की पुष्टि हो गई। रुके रहिएगा, अभी बता रहा हूं आपको। किस रूप में देखे हैं आपने? क्रिस्टल फॉर्म में देखे हैं। किस रूप में? क्रिस्टल फॉर्म में देखे हैं। तो किसी भी फॉर्म में हो, हमें कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आयरन के ऑक्साइड मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर कन्फर्म क्या है? लोहा। और ऑक्साइड है, इसका मतलब किसी न किसी समय पर यहाँ पर कौन सी गैस रही होगी? ऑक्सीजन। पकड़ लिया गया। ठीक, तो लोहा एक जो है फेमस धातु है जो हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े पैमाने पर यूज होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने इस लोहे को जो हमने पाया है वो आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया है। मतलब इसका मतलब लोहे के साथ साथ किसकी पुष्टि हो चुकी है? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की पुष्टि हो चुकी है। तो इस खोज को पहली बार अचीव किया गया है और इसको पूछा गया है कि इसको किसने इसको खोजा है। तो इसमें देखिए नाम है कुछ उपग्रहों के, चॉन्ग E6, चंद्रयान 3, लूना 25, बेरेशीट। तो इनमें से आपको ये बताना है कि आयरन के ऑक्साइडों की खोज करने वाला आपका उपग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चांग E6। ठीक, नाम से ही पता लग गया होगा कि ये किस देश का होगा। तो आप सही हैं। वो आपका देश आपका कौन सा है? चीन। ठीक, चीन के चांग E6 ने चंद्रमा पर आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल खोजने में सफलता प्राप्त की है। दोनों तत्व आयरन और ऑक्साइड दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को करने वाला जो यान है वो आपका कौन सा है? चांग E6। और ये किस देश का है? चाइना का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांग E6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुआवेई की साझेदारी में, ठीक, कंपनी है, वाईफाई की साझेदारी में वाईफाई करने वाला दुनिया का पहला, ठीक, वाईफाई 7 है। ये क्वेश्चन क्या है? वाईफाई 7। वाईफाई आपका 7 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। वाईफाई 7 करने वाला
दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? मिस्र, जॉर्डन, यूएई, ओमान। तो बात करते हैं वाईफाई 7 की। तो जो इंटरनेट के यूज़र होंगे इसके बारे में जानते होंगे, ठीक। वाईफाई 7 अभी हमें वाईफाई जो मिल रहा है वो जिस लेवल पे मिल रहा है वो वाईफाई 6 लेवल पे, किस लेवल पर मिल रहा है? वाईफाई 6 लेवल पर हमको मिल रहा है, ठीक। अब इसका मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि 6 से हम 7 में आएंगे तो हमें स्पीड बढ़िया मिलेगी, स्पीड और अच्छी हो जाएगी, स्पीड और अच्छी हो जाएगी। और स्पीड अच्छी होगी तो कनेक्टिविटी, लोडिंग, सर्फिंग, ब्राउजिंग, ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी आपके इंटरनेट से वो बढ़िया तरीके से होने लगेंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि विश्व में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो सबसे अच्छी इंटरनेट क्षमता वाला हवाई अड्डा है? तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है वो आपका इन चारों में से मिस्र, जॉर्डन, यूएई, ओमान, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका ओमान का मस्कट हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओमान। तो ओमान जो है पहला वाईफाई 7 की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश है और धीरे धीरे ये तकनीक जो है पूरे विश्व में हवाई अड्डों पर मिलेगी। हवाई अड्डों के साथ साथ हम लोग सारे कमर्शियल प्लेसेस पे इस प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे जिससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा आपको प्रदान होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओमान। आंसर जरूर दीजिए, चाहे आपको वो आंसर सही आए या गलत, लेकिन अगर आंसर आप देंगे तो आपको हमेशा जो है उस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पहले उसको एनालिसिस करिए, फिर आप आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक। इसको विशेष ध्यान दिया करिए और तुरंत आंसर देने से कोई मतलब नहीं, एक बार पहले सोच लिया करिए। अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहां प्रारंभ होगी? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, भारत, ठीक। सबसे पहली चीज कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये क्या है भैया? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक संगठन है। क्या है ये? एक संगठन है। क्या है ये? एक संगठन है, ठीक, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में किन देशों के साथ मिलकर के हुई थी? तो उस समय थे आपका भारत था इसमें, भारत के साथ साथ श्रीलंका था, श्रीलंका के साथ कौन कौन था? श्रीलंका के साथ और कौन था? मालदीव। वर्ष 2022 में इसमें शामिल हुआ मॉरिशस। कौन सा देश शामिल हुआ? मॉरिशस। और वर्ष 2024 में इसमें शामिल हुआ कौन सा देश? बांग्लादेश। कौन सा देश शामिल हुआ? बांग्लादेश, ठीक। तो वर्तमान समय में ये आपका जो है ये देश, सारे देश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं कि ये किस चीज़ का संगठन है। तो एक्चुअल में ये संगठन जो है आपका हिंद महासागर की सुरक्षा, हिंद महासागर की सुरक्षा, ठीक, संवर्धन मतलब ग्रोथ, ठीक, के लिए बनाया गया संगठन है, ठीक। ये पॉइंट हुआ भैया। अब ये कह रहा है क्या क्वेश्चन कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, मतलब इस देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इस सम्मेलन को जो है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे आपके यहाँ कौन है? अजीत डोभाल हैं। कौन है आपके राष्ट्रीय सुरक्षाकार? अजीत डोभाल आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक, अब ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो व्यक्ति होता है पूरे भारत में आप ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे हमारे देश की सुरक्षा गृह मंत्री के हाथों में भी है, सेनाओं पे लेकिन
जो है वो उनका नियंत्रण है। लेकिन अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें, उस आंतरिक सुरक्षा में जो सबसे बड़ा हाथ है वो जिस व्यक्ति का होता है वो है राष्ट्रीय सुरक्षाकार, जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसलर। और इस समय कौन है? अजीत डोभाल। इनकी सबकी बैठक आयोजित होने वाली है कहाँ पर? भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक, बस 3 क्वेश्चन खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा आप सभी लोग, लगातार बने रहिएगा। देखिए मजेदार क्वेश्चन, देखिए आप लोग आंसर दीजिए। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? ठीक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी बहुत बड़ा नाम है डिक्शनरी की दुनिया में। डिक्शनरी का मतलब क्या है? शब्दकोश। ठीक है, शब्दों का कोश। अब ये क्या कह रहा है कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर, मतलब एक वर्ड है इन चारों में से जिसे वर्ल्ड ऑफ द पूरे वर्ष के लिए वर्ड बनाया गया है, निर्धारित किया गया है। वाइबी, स्लॉप, पैरासोशल, इनमें से कोई नहीं। मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर मतलब एक वाक्य चुना है जो उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इस डिक्शनरी के हिसाब से वो वर्ड कौन सा है? ठीक, वाइबी, स्लॉप, पैरासोशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरासोशल। कौन सा? पैरासोशल। और इस पैरासोशल का मतलब किससे है? पैरालिसिस से है। कैसे है? पैरालिसिस मतलब देखिए ये मेरा याद करने का तरीका है। ये होता क्या, जैसे कोई भी किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ किसी भी महत्वपूर्ण, इसको एक लाइन में आंसर दूंगा मैं। पैरासोशल होता क्या है? किसी भी प्रसिद्ध आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ इंटरनेट पर, किस पर? इंटरनेट पर एक तरफा जुड़ाव मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप। ठीक, अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं किसी के द्वारा, जैसे सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सेलिब्रिटी के हम जो है पेज को फॉलो करते हैं, ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो हम लोग ये माना जाता है कि हम उसके साथ कनेक्शन में हैं। और उस कनेक्शन को हमारा एक ही तरफ से झुकाव होता है, क्योंकि आपको वो नहीं देख रहे हैं और ना ही वो आपकी चीज़ों का रिप्लाई देते हैं, लेकिन एक आकर्षण हमारा उनके प्रति हमेशा बना रहता है और इंटरनेट की दुनिया में हम उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। इस टर्म को यूज किया जाता है किस वर्ड से? पैरासोशल वर्ड से। तो जिसे ही जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक, तो पैरासोशल इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेट की दुनिया में किसी के साथ भी जुड़ाव बिना उसकी जानकारी के ही कहा जाता है पैरासोशल। बढ़िया क्वेश्चन। आ गई आपकी टेस्ला। भारत में हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। कितने लोग टेस्ला को जानते हैं? ठीक, ये दिग्गज अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण कंपनी है जो पूरे विश्व में ईवी बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेचती है। और इस कंपनी के जो वेरिएंट्स हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी की जो गाड़ियां हैं पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हैं। और इन्हीं को देखते हुए वो भारत में अपना पहला सेंटर खोलने जा रहा है। तो इनमें से ये सेंटर आपका किस देश में किस स्थान पे होगा भारत में, ये पूछा गया है। नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। टेस्ला कंपनी जो है भारत में अपना पहला सेंटर खोलने जा रही है और कुछ ही दिनों में भारतीय सड़कों पर इस कंपनी की गाड़ियां बहुत तेजी से देखने को मिलेंगी। ठीक, बढ़ते हैं आज की करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए ये प्राइवेट सेक्टर के ही चीज़ें हैं
और जिसमें इन तीनों में से आपको ये गेस करना है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है। तो आपको बताते चलें कि इस समय इन तीनों में सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है वो आपका HDFC बैंक है। HDFC बैंक, और ये इसने किसको पीछे किया है? TCS को। इसने किसको पीछे किया है? TCS को। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू हो चुकी है वो है आपकी 45 अरब डॉलर। कितना हो चुकी है? लगभग 45 अरब डॉलर इसकी ब्रांड वैल्यू हो चुकी है। तो भारत में जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है, और इसने किसको पीछे छोड़ा है? TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़ा है, और इस समय भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। ठीक, दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन आज के थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जो है सूचित करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।